हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। छोटा सा ही चैप्टर है बिकॉज सीबीएसई ने सारे ही टॉपिक्स डिलीट कर दिए। एक ही टॉपिक आपको समझना है, तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, पहले जब पेपर आता था तो उसमें डेथ चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स आते थे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आपसे पूछा जाता था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, आपसे पूछा जाता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट आती थी, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है। बट अब सीबीएसई ने ये सभी चीजें डिलीट कर दी हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा द कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें समझना है। दूसरी चीज, अगर हम देखें रिटायरमेंट और डेथ, तो दोनों ही केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स में, दोनों ही केस में पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा होता है। रिटायरमेंट के केस में वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार जाता है, और डेथ के केस में वो तो किसी को नहीं पता कब किसका टाइम आ जाए। तो दोनों में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेम है। ठीक है, अब देखो, हमें समझना है द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को और एंड हो रहा है 31 मार्च 21। ठीक है, और सपोज 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब सपोज साल के बीच में 1 अक्टूबर 2020 को सी की डेथ हो गई। ठीक है, सी की डेथ हो गई। अब जब भी हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो वो तो ईयर एंड पे कैलकुलेट होगा 31 मार्च को। बट सी, जिसकी अब डेथ हो गई, वो इस टाइम पीरियड तक तो फर्म में था। ठीक है, अप्रैल से लेके अक्टूबर 6 महीने उसने फर्म में काम किया है, तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना बनता है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट इस डेट को, कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक कितना उसका प्रॉफिट शेयर बनता है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। क्योंकि पी एंड एल अकाउंट हम बनाएंगे ईयर एंड पे, तो अभी जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो कि सी को दिया जाएगा, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो वेज हैं, दो मेथड्स हैं। सबसे पहले एक आता है हमारे पास टाइम बेसिस, टाइम बेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं पीरियड बेसिस। और दूसरा है आपके पास सेल्स या फिर टर्नओवर बेसिस। ठीक है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, एक है टाइम बेसिस और दूसरा है सेल्स बेसिस। ठीक है, ये है क्या? देखो, टाइम बेसिस की सबसे पहले बात करें तो टाइम बेसिस का मतलब है कि आप पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट्स देखोगे, पिछले 3-4 साल के आप प्रॉफिट्स का एवरेज लोगे और उसके अकॉर्डिंगली उसको बेस लेके इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि कितने साल का प्रॉफिट आपको लेना है, तो उन 3-4 साल का प्रॉफिट्स का एवरेज लोगे और उसी एवरेज को इस साल का प्रॉफिट कंसिडर करके आप जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका शेयर निकालोगे। वो तो होता है टाइम बेसिस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, दूसरा केस आता है सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस मतलब कि आपको पिछले साल की सेल्स दे रखी होंगी क्वेश्चन में। अब जब पिछले साल आपने सेल की होंगी तो वहां से प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा, तो आप एक प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हो और उसी परसेंटेज के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट आप निकाल लेते हो, जो कि एस्टिमेटेड होगा। ठीक है, एक्चुअल नहीं होगा, एक्चुअल तो यहाँ पे 31 मार्च को निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेल्स बेसिस में, तो इसमें आप सबसे पहले लेते हो, अगर फॉर्मूला बनाए इसका, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, पिछले साल का प्रॉफिट अपॉन पिछले साल की सेल्स, प्रीवियस ईयर सेल्स, यहां से आपके पास एक परसेंटेज आएगी प्रॉफिट की। ठीक है, इंटू 100 कर दो इसे। ये आपने रेशो में पढ़ा है, जीबी रेशो पढ़ते हो, जीपी अपॉन आरएफओ। ठीक है, वही चीज है, पिछले साल का प्रॉफिट अपॉन पिछले साल की सेल्स, इससे आपके पास एक परसेंटेज आएगी प्रॉफिट की। फिर उसी परसेंटेज को यूज करोगे आप करंट ईयर की सेल्स इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपके पास इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, जो कि एस्टिमेटेड होगा। ठीक है, और उससे आप जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है, यानी कि जो डिसीज पार्टनर, उसका शेयर कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, ये तो होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। किस तरह हुआ? एक तो टाइम बेसिस और एक सेल्स बेसिस पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, कि हम इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आप अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास करोगे
ये समझते हैं। ओके, तो इसमें भी दो केसेस बनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस होगा व्हेन देयर इज नो चेंज इन रेशो। अगर रेशो में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है, ठीक है। और एक केस होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन रेशो, ठीक है, मतलब आपको न्यू रेशो गिवन है, ठीक है। तो अगर रेशो में चेंज नहीं हो रहा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर रेशो में चेंज हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर रेशो में चेंज हो रहा है तो आप जो एंट्री पास करोगे, अगर प्रॉफिट्स हुए, प्रॉफिट्स के केस में जो एंट्री पास होगी वो होती है हमारे पास P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है। तो बाद देखो, पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, और कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड में। तो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कराया क्रेडिट, और डेबिट में हमने ओपन किया P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। क्योंकि हम साल के बीच में प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम P&L अकाउंट या फिर P&L एप्रोप्रिएशन यूज नहीं कर सकते, वो तो ईयर एंड पे ओपन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर होता है लॉस, तो लॉस के केस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का आप करोगे डेबिट, तो डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो जाती है अगर रेशो में चेंज नहीं है, ओके। बट अगर रेशो में चेंज है तो इसकी एंट्री आप पास करते हो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी डिसीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इसकी एंट्री होती है, किस रेशो में होगा, ये होगा गेनिंग रेशो में, ठीक है। गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ऑलरेडी रिटायरमेंट में सीख रखा है, ठीक है ना। गेनिंग रेशो होता है आपके पास न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आई। सबसे पहली बात, किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दो केसेस हैं, एक तो टाइम बेसिस पे और एक सेल्स बेसिस, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर रेशो चेंज हो रही है तो कैसे करना है, अगर रेशो चेंज नहीं हो रही तो किस तरह ट्रीटमेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए, सही है। इतने टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने चैप्टर में। अब जल्दी से इसके दोनों ही केसेस के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा कैसे होता है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तीन पार्टनर्स हैं, सी डाइड ऑन 29 Feb 20, ठीक है। तो मतलब हमारा जो ईयर स्टार्ट होगा वो होगा 1 अप्रैल 19 को और एंड होगा 31 मार्च 2020 को, ठीक है। और सी की डेथ हो रही है यहाँ पे 29 फेब, यानी कि उसने यहाँ पे 11 मंथ्स काम किया है, ठीक है ना। 29 फेब से 31 मार्च यानी कि एक महीना नहीं किया, बाकी 11 मंथ्स वो फॉर्म में रहा है। अच्छा, इसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 years of profit before death। मतलब कि उसका जो प्रॉफिट शेयर आपको कैलकुलेट करना है वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेके करना है। Profits for the year ended 31st March 2017, 18 and 19 were 80,000, 90,000 and 1 lakh। आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए। अब कैलकुलेट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज नो चेंज इन PSR, और सेकंड है जब न्यू रेशियो आपको गिवन है 3:2। देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट होगा पिछले 3 साल के एवरेज के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एवरेज। देखो, हम यहाँ पे करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होता है, आप टोटल करोगे, सबसे पहले 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2,70,000 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 90,000। ये तो आ गया आपका पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब हमें देखना है कि इन 11 मंथ्स का कितना प्रॉफिट है, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट फॉर
11 मंथ्स, क्योंकि फर्म में तो वो बस 11 मंथ्स के लिए रहा है ना, ठीक है। तो 90,000 इंटू 11/12, जो कि आपके पास आएगा 82,500, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो 11 महीने का प्रॉफिट है, ये तीनों पार्टनर्स का है, ए बी सी तीनों पार्टनर्स का ही प्रॉफिट है ये, ठीक है। बट हमें किसका कैलकुलेट करना है, बस सी के शेयर। तो यहाँ पे निकालेंगे सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट विल बी 82,500 इनटू सी का शेयर कितना है, आपको क्वेश्चन में रेशो नहीं गिवन है, मतलब इक्वल रेशो है, ठीक है, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे हैं, तो 1/3 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 27,500 रुपीज सी का शेयर, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले एवरेज निकाला, टोटल किया प्रॉफिट्स का अपॉन 3 नंबर ऑफ ईयर्स, वहां से आपके पास टोटल एवरेज प्रॉफिट आ गया पूरे साल का। फिर हमने देखा 11 महीने का कितना प्रॉफिट है, वो हमने निकाला 11/12, और फिर हमने देखा कि सी का कितना शेयर है, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करा और ये आ गया आपके पास सी का शेयर, ठीक है, ये कर लिया। अब आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज। तो देखो दो केसेस हैं, सबसे पहले अगर रेशो चेंज नहीं हो रहा है तो आपके पास एंट्री क्या होगी, अभी हमने सीखा पीछे। तो फर्स्ट पार्ट है व्हेन देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, तो उस केस में एंट्री होती है हमारे पास P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है 27,500, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे नरेशन लिख सकते हो, बीइंग प्रॉफिट शेयर गिवन टू सी, ठीक है। अब सेकंड केस है व्हेन देयर इज चेंज इन रेशो, रेशो चेंज हो रही है और न्यू रेशो आपको गिवन है 3:2, तो इस केस में आप सबसे पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करोगे। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और उनकी ओल्ड रेशो है 1:1:1। सी की डेथ हो रही है और ए और बी के बीच के जो न्यू रेशो है वो है 3:2। तो सबसे पहले ए का कितना गेन हुआ या सेक्रीफाइस, बी का कितना है, और सी तो डेथ हो रही है उसकी, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो देखो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो ए का अगर न्यू रेशो देखें तो वो है 3/5, ओल्ड रेशो है 1/3, ये आएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे हम इसका तो 4/15, ठीक है। बी का देखें तो 2/5 माइनस 1/3, दैट विल बी 1/15, और सी का आएगा माइनस 1/3। अब देखो पहले ए का शेयर था 5, अब हो गया है 9, यानी कि ए ने किया है गेन, ठीक है। पहले बी का था 5 और अब हो गया है 6, ये क्या है गेन, और सी जो कि जिसकी डेथ हो गई है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री करेंगे हम इसकी, A is capital account debit, B is capital account debit to C is capital account, ठीक है। इधर अमाउंट आएगा 27,500 और रेशो क्या है इसकी, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो हो गई हमारे पास 4:1। तो अब देखो अगर हम 27,500 को करेंगे 4:1 में तो वो हो जाएगा हमारे पास 22,055, ठीक है। ये कैसे आया, 27,500 4/5 ए देगा, ठीक है, ये ए देगा, और 27,500 का 1/5 बी देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगर रेशो में चेंज नहीं हो रहा तो कैसे करना है, अगर रेशो में चेंज हो रहा है तो क्या एंट्री होगी, ये किस रेशो में है, गेनिंग रेशो में, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा टाइम बेसिस पे, ठीक है ना, एवरेज लिया हमने। अब करता है कि सेल्स बेसिस के अकॉर्डिंगली किस तरह क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, PQR आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1, तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो आपको गिवन है। Q died on 30th June 20, ठीक है। Books of accounts are closed on 31st March every year. Sales for the year ended 31st March 20 was 3 lakh and sales of 1 lakh amounted to
अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 20 टू 30 जून 20 आपको बता रखी है। मतलब कि देखो, तो ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा होगा 1 अप्रैल 19 को और एंड होगा 31 मार्च 20। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, PQR, उनकी रेशियो है 2:2:1। क्यू की डेथ हो रही है 30 जून को। ठीक है, ओके। एक सेकेंड, हमने एक चीज गलत करी है यहाँ पे। हमारा ईयर जो स्टार्ट हो रहा है, फिर से करते हैं। देखो 31 मार्च 20, तो हमारा ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 और एंड होगा 31 मार्च 21 को। ठीक है, मार्च 21 को हमारा ईयर एंड हो रहा है और हमें गिवन है कि क्यू की डेथ हो रही है 30 जून 20 को, यानी कि कहीं यहाँ पे आ रहा होगा 30 जून। ठीक है, तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, तो 3 महीने वो फर्म में रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, क्यू की डेथ हो गई। ठीक है, अब गिवन है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 3 लाख, यानी कि ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020, मतलब आपको पिछले साल की सेल्स बता रखी। तो प्रीवियस ईयर सेल्स हमें गिवन है 3 लाख। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको सेल्स बता रखी है और सेल्स ऑफ 1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 20 टू 30 जून 20, मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का इस टाइम पीरियड का आपको सेल्स दिया, यानी कि आपको करंट ईयर सेल्स बता दी 1 लाख। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 30,000, यानी कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा है 30,000। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि सेल्स बेसिस के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज आएगी हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर की सेल्स इनटू 100, यानी कि 30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100। तो ये आएगा हमारे पास 30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, दैट विल बी 10%। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई। अब हम निकालेंगे करंट ईयर का कितना प्रॉफिट है। तो देखो, करंट ईयर की सेल्स इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, करंट ईयर की सेल्स है 1 लाख इंटू प्रॉफिट परसेंटेज इज 10%, तो ये आ जाएगा आपके पास 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 तीनों पार्टनर्स का है, हमें निकालना है जिसकी डेथ हो गई है, यानी कि क्यू का शेयर। तो यहाँ से निकालेंगे क्यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि होगा आपके पास 10,000 और उसका शेयर है हमारे पास, देखो PQR की रेशियो है 2:2:1, यानी कि 2/5। तो इसको आप इंटू करोगे 2/5 से, तो 10,000 इंटू 2/5 यानी कि 4,000 आ गया डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। सही है, बस इतना ही आपका चैप्टर था। हमें यही सीखना था इसमें कि किस तरह हम प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं, दो बेसिस पे, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस पे हमें क्या करना है कि हम पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे और सेल्स बेसिस में हम एक प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, पिछले साल के प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल के उसे इसी साल के प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स मैंने आपको बताया, अगर रेशियो चेंज नहीं हो रही तो एंट्री क्या होगी, और अगर रेशियो में चेंज आ रहा है तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके देन एंट्री पास करनी है। ठीक है, और फिर हमने क्वेश्चन किया है, ये था टाइम बेसिस के अकॉर्डिंगली और ये हमने किया सेल्स बेसिस का। ठीक है, इतना सा ही हमारा चैप्टर था, बाकी टॉपिक्स तो डिलीटेड है। एंड आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इजी सिंपल चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ और डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।